नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले सोल्यूशन की, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी जीआईसी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर ग्रेजुएट का जो पेपर हुआ है आज यानी 19 सितंबर 2021 को, उसमें से जो 40 क्वेश्चन है कंपलसरी हैं जीएस पार्ट के सभी अभ्यर्थियों के लिए, उस पार्ट के सोल्यूशन को हम देखेंगे। हालांकि ये जो आंसर की आपके साथ या जो सोल्यूशन आपके साथ साझा किए जाएंगे मेरे द्वारा इस वीडियो में, ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं जारी की गई है और ऑफिशियल आंसर की के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हालांकि जो भी आंसर मैंने कलेक्ट किए हूँ, मेरा प्रयास है कि जो प्रश्नों के उत्तर की सार्थकता है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सटीक हो, जिससे कि आप सही तरीके से अपना मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है कौन सा है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो भारत में म्यूचुअल फंड को सेबी द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। तो लवण सहिष्णु फसल की अगर बात करें यानी साल्ट टॉलरेंट क्रॉप की बात करें तो ये चुकंदर होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। जो 6 स्तंभ है उनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं, तो उसमें ये जो ऑप्शन बी है आपका, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, तो ये ऑप्शन बी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बी आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। और देखिए अभी सिराज ए हिंद हमने आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाया था, जौनपुर को कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी लेटेस्ट इसको हम लोगों ने कवर किया हुआ था। शब्दों के विषम युग को चुनिए। देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं, इनको जब मैं देख रहा था, लेकिन आप ये देख लीजिए। ऑप्शन बी अंगूर से शराब बनती है। ऑप्शन सी दूध से मक्खन बनता है। ऑप्शन डी पानी से ऑक्सीजन, यानी पानी को अगर आप गर्म कर देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके अवयवी मूल कण है उसमें ही विभक्त हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बनाने में पानी का उपयोग किया जा सकता है। और जो ऑप्शन ए है, ये अगर ये रोग और मृत्यु होता है तो संभावना इसके सही होने की ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा दे दिया गया है। मृत्यु फिर रोग, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके बाद उसमें रोग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको जो ऑफिशियल जो आंसर के उनके लिए वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लीजिए ताप विद्युत ग्रह के नाम दिए हुए हैं और बगल में राज्य दिए हैं। तो दिए गए जैसे कि बाढ़ जो है बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में है, लेकिन माडरवाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो प्रश्न कहाँ स्थित है इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा आसानी से, और थोड़ी और भी जानकारी इसके विषय में आपको मिल जाएगी। सौर ऊर्जा का कारण क्या है। तो सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है, जो अब क्या होती है हाइड्रोजन बम के आधार पर जो ऐसा कहते हैं कि जो सूरज पे रोज़ हज़ारों हाइड्रोजन बम फूट रहे हैं, तो हाइड्रोजन बम किस पे वर्क करता है, नाभिकीय संलयन पे वर्क करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का जो कारण है वो संलयन प्रक्रिया है। संलयन प्रक्रिया यानी बहुत सारे जो अणु होते हैं हाइड्रोजन को आपस में मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊर्जा का जो है बहुत सारी एनर्जी जो है विमुक्त होती है। तो इस तरह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में हम ले लेते हैं संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर मान लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर आपको पाना है। तो देखिए सिंपल आप इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको जो है इस लाइन से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए 4 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ते हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ते हैं, तो 4 3 12 2 14 आपको मिलता है। इस तरह 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 त्रुक 27 और 2 जोड़ना 29 मिलना है। इस तरह 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 त्रुक 18 और 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 20। तो दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है 20 वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मोटे अनाज की जो फसलें वो मुख्यतः कौन कौन से हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जौ इत्यादि जो फसलें हैं ये मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं।
मोटे अनाज की जितनी भी फसल है ये ऐसे स्थान पर उगाई जाती है जहाँ पर कम वर्षा होती है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें आप देख लीजिए, डी ऑप्शन से शुरुआत कीजिए। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पे जब अगर वर्षा ज़्यादा हो रही तो पानी की पर्याप्त मात्रा होगी। जलमग्न क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र का मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी जो है पानी की अधिकता रहेगी। निचले क्षेत्र, बारिश का पानी या अन्य पानी जो है वो निचले क्षेत्र में जाके रुकता है, तो ये भी उतना उपयोग नहीं होगा। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऊंचाई वाले ये ऊपरी क्षेत्र है जहाँ पर पठारी इलाका है, या अब यूपी में अगर बात करें जैसे जो बुंदेलखंड का एरिया है, उबड़ खाबड़ भूमि है, थोड़ा सा ऊंचापन है, वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर मोटे अनाज की जो फसलें उगाई जाती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए 9 में। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो दिए गए ऑप्शन में अगर राइट आंसर की बात करें तो जो अनुच्छेद 43A है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो खासी विद्रोह हुआ था ये 1929 में, इसका जो नेतृत्व किया था वो बिरसा मुंडा ने किया था। और जो सिद्धू और कानू है ऑप्शन बी में, इन्होंने संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। तो यानी 21 प्रकार की फसल का प्रकार है। तो इसमें देखिए जो रिले खेती है होती है, इसमें क्या किया जाता है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले ही अगली फसल की बुआई कर दी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो 14 दिनों तक, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की बात कर लें तो वह वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंबित कर सकती है, यानी डिले कर सकती है फाइनेंशियल बिल को, डिटेन अ फाइनेंशियल बिल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो देखिए इसमें जो अलग अलग नाम दिए इसमें मैं कुछ डेटा भी कलेक्ट कर रहा था। तो इसमें देखिए जो सीधे सीधे तो कहीं नहीं मिल रहा है प्रश्न, लेकिन चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी, तो शायद महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र जी बोस को कहा था कि आप चित्तरंजन दास जी के अंडर में काम करें। तो इन दोनों नामों के होने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन डी के साथ इसमें जा सकते हैं। हालांकि इसका सही आंसर जो इतिहास के अभ्यर्थी वो ज़्यादा सटीक दे सकते हैं। तो अगर आप भी इतिहास विशेष हैं और आपको इसकी जानकारी है कि ऑप्शन डी सही है या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो सी रंगराजन जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। ये ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, इसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके पास जानकारी है, और मैं भी इसको और सर्च करूंगा। अगर मुझे जानकारी मिलती है तो मैं भी इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। और आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो ये 14 बैंक थे और काफ़ी चर्चा में थी ये न्यूज़ कि आरबीआई ने जो है 14 बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और शायद सार्थक क्लासेस के जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। तो जो असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 है इसको प्रकाशित किया है ऑक्सफैम ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। एंड क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो असम है ये सुमेलित नहीं है। असम में राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है, न कि 6। अन्य की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में 5 सीट है राज्यसभा में, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से 3 सीट है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये सीटों की संख्या 31 है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और यह है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो देखिए जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये भी प्रश्न मुझे याद है कि अभी किसी प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज में था या ऑनलाइन में था, कहीं मैंने इसको पढ़ाया भी था और काफ़ी चर्चा की थी इससे। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। तो मार्च 2020 का डेटा ये है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें जो नोएडा है, ठीक है, नोएडा की पोजीशन पहली थी, जबकि लखनऊ की इसमें जो रैंक थी वो दूसरी थी। किसमें? जो मार्च 2020 में राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में लिस्ट जारी की गई थी उसमें। तो नोएडा राइट आंसर हो जाएगा, जबकि लखनऊ जो है दूसरी पोजीशन में था। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में हमें ये देखना है कि भारत निर्माण आयोग का संगठन नहीं है। तो इसमें जो ग्रामीण उद्योग है ऑप्शन सी, वो इसका संगठक नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो देखो राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 165। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो दिए गए स्थान में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें से हम देखें जो देसलपुर है ये हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि अन्य हुलास, आलमगीरपुर, मांडी ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारत के कुल औद्योगिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत आपको बताना है कितना है। तो ये है 7.33%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, यानी किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था। तो 2016 में। और 2016 में 18 फरवरी 2016 को जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सूची है और ये सूची 2 दी गई है, उसके आधार पे आपको जो है मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 28 तो इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन का मतलब है लौ अयस्क के लिए इटाबिरा, मैग्नीज के लिए चियातुरा और तांबा के लिए सडबरी, जबकि बॉक्साइट के लिए वाइफ। 4 3 2 1 राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए कौन सी समिति जो संबंधित थी। तो इसमें थी गोईपुरिया समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 30 पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। तो ये दी गई थी एजी ट्रांसले के द्वारा। आपको किसी न किसी सारदा क्लासेस के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिला होगा या वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थानीय जनपद में स्थित हैं। मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है जो मथुरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो इसमें से जो फिरोज शाह तुगलक है उसने अमानवीय दंड देना जो है बंद कर दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें आपको बताना है। तो इनमें से जो जैता है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो राज्यपाल शासक था वहाँ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, यानी आपको मालूम हो कि अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, राज हड़प नीति थी उसके अंतर्गत राज को हड़प ले लेते तो वहाँ के शासक को जो है पेंशन देना प्रारंभ करते थे। तो उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा शासक था आपको बताना है, पहला शासक। तो इसमें जो शाह आलम था वो प्रथम पेंशन भोगी था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट ये देखिए आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं इसको सर्च कर रहा था तो इसमें गोंड और चेरो ये आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन था वो सरदार और सहरिया पे था। तो 2012 में जो सरदार जनजाति ये चर्चा में थी, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इनको जारी करने के इस जाति के सदस्यों को जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया था, और बट इस समुदाय के लोग उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए मना कर रहे थे, ऐसी कुछ खबर थी। ठीक है, जबकि जो सहरिया जनजाति ये एमपी और बुंदेलखंड से जो लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो दिया गया प्रश्न आपका यह है कि उत्तर प्रदेश कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। तो मेरे हिसाब से जो ये आपका ऑप्शन सी है वो ज़्यादा सही होना चाहिए, तो हम इस सी को ही मानेंगे यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, ये भी थोड़ा काफ़ी जटिल क्वेश्चन है, बट जब आप सर्च करेंगे आप ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है और लघु मशीनरी उद्योग है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन सीधे सीधे कहीं पर ऑटोमोबाइल उद्योग आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है कि वह उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। चीनी है, कपड़ा उद्योग है, आप बनारसी साड़ी की बात करें, सूती कपड़ों की बात करें तो वास्तव में भी उत्तर प्रदेश अच्छा करता है। सीमेंट का भी अगर जो सोनभद्र का इलाका है सारा कुछ, तो वहाँ पर भी जो है अच्छी मात्रा में जो है सीमेंट का उत्पादन होता है, प्रमुख उद्योगों की तरह उसको मान सकते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल यानी जो बस कारें हैं वो बनती हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा बहुत कम है। तो इस तरह हम जा सकते हैं ऑप्शन डी के साथ, हालांकि वेट करना पड़ेगा जो फाइनल आंसर की है। तो अभी हम डी लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो बनावली किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो इसमें जो रंगोली नदी है उसके किनारे बनावली जो है स्थित है, ऑप्शन डी है। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो यानी वो कौन सी सिफारिश थी जिसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया? तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है, 44वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर जो है चर्चा में रहते हैं। तो इसमें जो स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन सी वो राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? मैं जैसे आप लोग जानते होंगे कि 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, और ये जो दिए गए सभी देशों दक्षिण अफ्रीका के, अफ्रीका से संबंधित है। तो इसमें से जो लिस्ट है आप चेक करेंगे तो उसमें केन्या, गैबोन और युगांडा ये तीनों जगह से ही होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि जाम्बिया से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 तो यहाँ हो गए, 10 और कौन कौन से देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा और सिंपल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा इसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे और आगे तो खैर सब्जेक्ट का पेपर है। तो आई होप देखिए हमने पूरी सावधानी रखी, जो भी आंसर आपके साथ शेयर किए जाएँ काफ़ी ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उस उत्तर पर और अधिक गहनता से खोज छानबीन की जा सके और सही उत्तर आपको जो कमेंट के माध्यम से अवगत कराया जा सके। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते जिन लोगों ने इस पेपर को दिया है, आपको बता दें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत अधिक होती है, और इसके बाद जो है ये प्री परीक्षा है, इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे, इसके आधार पर आपके मेंस परीक्षा होगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आगे भी कोई अगर इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी तो अन्य वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूँगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पापा, अभी मैंने वो सीट किस खाए थे?